हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पर आज की द हिंदू न्यूज़पेपर को देख सकते हो एंड साथ ही साथ द इंडियन एक्सप्रेस। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जहां आज हम डिस्कस करने जाएंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, ठीक है। हमारा ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर हमने प्रियम्बल देखा मंडे को, फिर कल हमने इन्फ्लेशन के कुछ क्वेश्चन देखे एंड ट्यूसडे को हमने यहाँ पे सी सेट के पोर्शन के अंदर हमने देखा था क्या, हमने देखा था सीक्वेंस के रिगार्डिंग। एंड आज हम थर्सडे को हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैलेंडर शाम को पढ़ने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सभी को अच्छे से देखिए क्योंकि आपको बहुत हेल्प ये करने वाली है ये पर्टिकुलर सीरीज, राइट। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आने वाले सालों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो एक हमारा CTR मॉडल है दैट इज क्लास टेस्ट रिवीजन। अब ये जो मॉडल है ना, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूपीएससी की जो चेंज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रॉपर ना, पहले आपका क्लासरूम के थ्रू आपकी प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, फिर उसकी टेस्टिंग हो गया, फिर मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन करवाई जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर इवेल्युएशन का भी कंपोनेंट है। इसके साथ में ही आपके डाउट सॉल्वर मित्रा हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए प्रॉपर वे में तैयारी करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिस किसी को भी कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकता है एंड अपनी क्वेरीज को डेफिनेटली रिजॉल्व करवाया जा सकता है। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही हेल्पफुल मॉडल आपके लिए होने वाला है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल फ्रेंड शोरिंग के रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना फ्रेंड शोरिंग की, दरअसल में जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अब सर इसमें होता क्या है, ऐसा क्या चीज है फ्रेंड शोरिंग के अंदर? देखिए, आप नोटिस कीजिए, कई बार क्या होता है ना, कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। अब खुद सोचो, अगर हम इन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे कल को ना ये अपने रॉ मटेरियल्स की वजह से इसको हमारे अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता है। कहने का मीनिंग क्या? कल को मान लो यूएस और इस XYZ कंट्री के बीच में कोई झगड़ा हो गया, पर यहां से तो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रोक देगा, उससे इस कंट्री को नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर जब हम बात करें ना फ्रेंड शोरिंग की, तो फ्रेंड वर्ड आ गया ना। यहां पर कोशिश क्या करी जा रही है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कौन सी कंट्रीज में करी जाए? वो ऐसी कंट्रीज में हम लेकर आए जो इसकी दोस्त हो। समझ रहे हो कहने का मीनिंग क्या? हम नहीं चाहते कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो हमारी कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश क्या होगी कि जो कंट्रीज के साथ हमारी विजन अलाइंड होती है, जिन कंट्रीज का हमारी सोच मिलती जुलती है, वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। आई बात समझ में? तो डिपेंडेंस इन कंट्रीज के ऊपर नहीं, हम यहाँ पर इन कंट्रीज के साथ साथ एक तरह से वर्क कर सकते हैं। और इसका नाम चलो फ्रेंड शोरिंग भी है, इवन काफी लोग इसको एलाई शोरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आप जानते हो एलाइज जो होते हैं मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। कहने का पॉइंट क्या है कि ट्रेड को ना हम चाहते हैं डाइवर्सिफाई करना और इन कंट्रीज से दूर जाना है, जहां कंट्रीज में थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है, वहां से दूर जाना और कहीं ना कहीं उन कंट्रीज के पास जाना जहां पर आपकी वैल्यूज मैच होती हैं, वहीं से मैन्युफैक्चर्ड गुड, वहीं से रॉ मटेरियल, वहीं से कंपोनेंट लेके आना। इसी को बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। इज इट क्लियर? ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे, उन्होंने बोला था कि हम फ्रेंड शोरिंग की तरफ मूव करेंगे। तो आपको फ्रेंड शोरिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी के साथ ना एक दो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड हमें देखने को मिलता है ऑफ शोरिंग। देखो यहां पर वर्ड क्या है? ऑफ। ऑफ शोरिंग का मीनिंग क्या हो गया? ऑफ शोरिंग का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी देखती है कि यार यहाँ पर मैं अगर काम करूं जहां पर ये है, यहाँ पर तो लेबर को बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेबर को जो सैलरीज है तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ये क्या करती है ना, ये अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देती है। सर ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर जो लेबर है वो काफी इसको सस्ती मिल जाएगी, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम रेट पे हो जाएगी। और ग्लोबलाइजेशन में तो होता ही यही है कि जहां पर कहीं ना कहीं मतलब कॉस्ट कटिंग ही तो मतलब आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो ऑफ शोरिंग के अंदर क्या हुआ? कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो उन कंट्रीज में शिफ्ट कर दी जहां पर चीपर लेबर है, ताकि उसको कुछ बेनिफिट्स हो पाए। इसी का मीनिंग है ऑफ शोरिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। एक तीसरा भी वर्ड है दैट इज रीशोरिंग। देखो शोरिंग वर्ड तो सभी तक सेम ही चल रहा है, ठीक है। शोर जो होता है, ये री का मतलब क्या होता है? री का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन अपने घर वापस लेके आना। मान लो पहले इसने कंपनी ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रखी थी, अब ये बोलती है कि नहीं,
हम अपने घर में ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम यहीं पर अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे, अपनी होम कंट्री के अंदर ही करेंगे। इसी का मतलब होता है री, मतलब वापस अपनी कंट्री में लेके आना। तो आई होप फ्रेंड शोरिंग हो गया, री शोरिंग हो गया, ऑफ शोरिंग हो गया, इन सभी चीजों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है? कल आप मुझे बताओगे कि आखिर ये काटसा क्या चीज होती है, ठीक है, किस कंट्री की वजह से न्यूज में रहता है, क्या रीजन थे इसके न्यूज में रहने के, तो ये सारी चीजें आप बताओगे। तो पहला होमवर्क तो ये हो गया। साथ में दूसरा होमवर्क है आपका हिस्ट्री से, यहाँ पर आपके संथल अपराइजिंग को आपने रिवाइज करना है एंड कहीं ना कहीं उस बेसिस के ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, राइट। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज सारस क्रेन के बारे में। देखो पहले तो इसकी ना स्टोरी सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी थी। हुआ क्या है ना, एक पर्टिकुलर पर्सन था। तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया कि उसको एक जो साइरस क्रेन था वो काफी इंजर्ड अवस्था में एक जगह पे मिला। अब इसने क्या किया, इस पर्सन ने इस क्रेन को ठीक किया, ठीक है, इसका इलाज वगैरह किया एंड कहीं ना कहीं ये क्रेन भी ठीक हो गया, साइरस क्रेन जो था। उसके बाद ये साइरस क्रेन को अपने पास ही रखने लग गया, ठीक है ना, 1 साल तक नियरली, काफी लंबे टाइम तक, कहने का पॉइंट है काफी लंबे टाइम तक ये उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, पर्सन के साथ ही रहता रहा। अब इसके बाद में जब कहीं ना कहीं इसका हुआ, तो बाद में इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत एक नोटिस, मतलब उसमें मतलब एक तरह से नोटिस उसके ऊपर लगा दिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, इसने तो इसका इलाज कराया, इसने तो इसको मरने से बचाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसको बुक क्यों कर लिया गया? देखो रीजन दरअसल में ये है कि अगर ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी वाइल्ड लाइफ को अपने पोजेशन में रखना, अपनी कस्टडी में रखना और अपनी कंट्रोल में रखना, जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है। समझ रहे हो? ये जो सेरस क्रेन था ना, ये अपने पास में रखना, उसका कस्टडी में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, ऐसा अलाउड नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। इसने भले ही उसका इलाज किया, वो बात ठीक है, पर इसने क्या किया, इसने जब उसका इलाज करने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये रिपोर्ट नहीं किया कि यार मुझे ये चीज मिली है। समझ रहे हो? तो अगर इसने रिपोर्ट कर दिया होता तो इसके ऊपर ये दर्जा, ये इसको बुक नहीं किया जाता, पर यहाँ पर इस वजह से इसको बुक कर लिया गया है क्योंकि इसने 48 आवर्स के अंदर इसका पोजेशन लेने के अंतर्गत ये रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो कहानी तो ये थी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर इस पर्सन को बुक क्यों किया गया है। अब थोड़ा सारा स्क्रीन के बारे में हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नोटिस करोगे, देखो इसकी ना हाइट काफी अच्छी खासी होती है। अगर आप नोटिस थोड़ा देखोगे ना, तो लगभग इसकी हाइट जो है ना वो 5 फीट है, अगर पूरा ऊपर तक ये खड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है दुनिया में अंदर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। कौन कौन सी एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलता है? सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये नॉन माइग्रेटरी क्रेन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको बाकी क्रेन से आप थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सर वो कैसे? देखो इसका जो कलर है ना, थोड़ा ग्रेश कलर है। ठीक है, और ऊपर आपको रेड हेड देखने को मिल जाएगा, एक अपर नेक देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बाकी क्रेन से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एंड इसको ना काफी ये सोशल क्रिएचर है, काफी लोगों से एज इन अपने ग्रुप्स के जो इसके साथ और बाकी क्रेन्स के साथ इसको रहना पसंद है। तो 3 के साथ, 4 के साथ, इस तरह ये ग्रुप्स में रहते हैं, या फिर हो सकता है ये पेयर्स में रहते हो, ठीक है, जोड़े में रहते हो। ठीक है, एंड नोटिस कीजिएगा कि ये एक ही पर्सन के साथ, एक सिंगल पार्टनर के साथ मेट करते हैं। ठीक है, एंड इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो कहाँ पर होता है? जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, हैवी रेनफॉल मानसून टाइम्स के अंदर। इसी वजह से जो इसके नेस्ट होते हैं वो जनरली नेचुरल वेटलैंड्स हो गया, जो पैडी लैंड्स हो गया, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसकी डाइट होती है ओमनीवोरस, कहने का मीनिंग क्या, प्लांट और मीट दोनों के ऊपर ये फीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिशेज हो गया, इंसेक्ट हो गया, तो उनके ऊपर भी फीड करते हैं, प्लस साथ ही साथ प्लांट्स हो गया, रूट्स हो गया, उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। साइरस क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है यूपी का। दरअसल जो मैं आपको न्यूज बता रहा था ना, ये उत्तर प्रदेश की ही न्यूज है। ठीक है, तो वहीं से ये पर्टिकुलर न्यूज आई थी, जहां पर एक आरिफ खान के पर्सन ने एक बहुत, मतलब ना इसके साथ, साइरस क्रेन के साथ एक रिश्ता सा डेवलप कर लिया था। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो तो साइरस क्रेन शेड्यूल 4 में देखने को मिलेगा WPA एक्ट 1972 के, और वल्नरेबल है ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर। तो आई होप पूरी स्टोरी एंड साथ ही साथ साइरस क्रेन के रिगार्डिंग पूरा बैकग्राउंड वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। देखो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको ना प्रोविडेंट फंड के बारे में समझा देता हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो लोग तो जॉब कर रहे होंगे वो तो आई एम वेरी श्योर प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते होंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि हर एम्प्लॉई को एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है अपने प्रोविडेंट फंड की तरफ। दरअसल में प्रोविडेंट फंड और कुछ नहीं, एक तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, और जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं यहाँ पर, उसी तरह ही एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना,
एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कर क्यों रहे हैं कंट्रीब्यूट। देखो जब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, मतलब एम्प्लॉय की जब रिटायरमेंट हो जाएगी, या फिर कल को मान लो कुछ ऐसा सरकमस्टांस आ गया जब इसके पास पैसे की कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल कल को इसकी नौकरी चली गई या कोई भी इस तरह का सरकमस्टांस हो सकता है, तो वहां पर ना एक लमसम अमाउंट इसको इंप्लॉय को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोविडेंट फंड जो इकट्ठा हुआ वो प्लस साथ ही साथ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट बनता गया, वो यहाँ पर इसको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है। सर ये प्रोविडेंट फंड कौन देखता है? देखो प्रोविडेंट फंड देखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और दरअसल ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, उसके अंतर्गत ये ईपीएफओ आता है। तो ये बात ध्यान में रखना, पीएफ कौन देखता है? ईपीएफओ। एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। अब यहाँ पर हुआ क्या है ना, पहले इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता था वो 8.1% था, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अब ये 8.15% हो चुका है। तो सर ये किसने बढ़ाया है, या फिर किसने, रादर आई शुड से किसने रिकमेंड किया है? तो रिकमेंड किया है सीबीटी, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ना एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उसने रिकमेंड किया है कि ये 8.1 को आप चेंज कर दो 8.15। सर रिकमेंड किसको किया है? अरे सरकार को किया है। अब क्या होगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी वो इसको अप्रूव कर देगी। समझ रहे हो? तो जो फाइनल अप्रूवल आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आता है, पर जो रिकमेंडेशन होती है वो सीबीटी करता है ऑफ ईपीएफओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि पीएफ क्या होता है, ईपीएफओ एंड ऑल दीज थिंग्स। अब थोड़ा सा अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को देखना चाहो तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात ध्यान में रखना, एक एक्ट के थ्रू बनी है। सर इस एक्ट के अंतर्गत आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, बट एक्चुअल में ना ओवरऑल प्रोसेस समझना था, आई होप आप वो प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही ईपीएफओ को एडमिनिस्टर करता है, यही सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की। यहाँ पर बोर्ड का टेन्योर आपको 5 साल का देखने को मिल जाएगा। इसमें देखो बोर्ड की कॉम्पोजिशन हमें याद नहीं रखनी, पर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चेयरमैन साहब हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, एम्प्लॉयर साइड के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय साइड के रिप्रेजेंटेटिव, एंड साथ ही साथ जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं वो यहाँ पर हमें इस बोर्ड के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। एंड काम आप समझ गए होंगे कि कैसे इन फंड्स को एडमिनिस्टर करना है, ऑफिसर या स्टाफ को अपॉइंट करना है, कहीं ना कहीं अपने जो स्कीम्स को रन करने के लिए जो भी पावर्स अकॉर्डिंगली देनी होती हैं वो सारी चीजें हो गया। ठीक है, एंड इसके साथ ही फिर जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो कैग के साथ हो गया। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। आई एम वेरी श्योर आप इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेन था प्रोसेस को समझना कि ईपीएफओ है क्या, पीएफ क्या है, कितने परसेंटेज है, कैसे वर्क करता है। एंड आई होप आप वो सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारे मोस्पी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने ऐसा बताया है कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वहां कॉस्ट ओवररन आ गया है 45,000 करोड़ का, इतना ज्यादा कॉस्ट एक्सीड कर गया है वो। तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो पहली बात, पोलावरम कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश के अंदर पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। दूसरी बात, कौन सी रिवर के ऊपर है? तो द आंसर इज गोदावरी रिवर के ऊपर आपको ये इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब सर आंध्र प्रदेश के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एलुरु डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर ये अभी बन रहा है। ठीक है, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज का मीनिंग क्या? देखो यहाँ पर अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन तो है ही है, उसके अलावा आपका हाइड्रो पावर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो गया। ये आंध्र प्रदेश के जो बहुत सारे एरियाज है ना, वहां पर उन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दिया गया है बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी आप जान चुके हो। मल्टी मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है वो हम समझ गए। ठीक है, नियरली इतने लाख मतलब इतने विलेजेस के अंदर ये चीज देखी जाएगी। एंड साथ में ही जो पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट है, ये गोदावरी कृष्णा लिंक, जो एक तरह से हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर होगा क्या, गोदावरी के अंदर जो सरप्लस पानी है वो हम किसको देंगे? कृष्णा नदी को। ठीक है, इंटरलिंक कर दिया ना, तो एक्सेस पानी गोदावरी का कृष्णा नदी में चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 80,000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, तो इतना यहाँ पर शेयर किया जाएगा फ्रॉम गोदावरी टू कृष्णा। आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे। बट मेजर चीजें दो ही हैं, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट पहली बात तो कि आंध्र प्रदेश में है, दूसरा ये गोदावरी नदी पे हमें देखने को मिल जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गिर नेशनल पार्क। अब देखो अभी न्यूज क्या है, आप लोग ना कई टाइम से देखते होंगे कि जो हम ना चीतास की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो चीतास हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं? चीतास हम लेके आ रहे हैं कूनो नेशनल पार्क, मतलब कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, ठीक है ना, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। सर कहाँ से आए हैं? नमीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहां से आए हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर ना जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि भैया हम ना पहले ट्रांसलोकेट करने वाले थे एशियाटिक लायन, कहाँ से? गिर नेशनल पार्क से, मध्य प्रदेश के अंदर। पर क्योंकि वहां पे चीतास भी आ चुके हैं, तो अभी हमें श्योर नहीं है कि भैया एक और हम लार्ज कार्निवोर इस एरिया के अंदर लेकर आ सकते हैं अभी या नहीं। तो हमें री एग्जामिन करना है इस चीज को, ये डिसीजन को दोबारा से सोचना है अभी, ठीक है। तो इस वजह से गिर नेशनल पार्क न्यूज में बना हुआ है। आप जैसा कि जानते हो, ठीक है, इसको सासन गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। इसके साथ में ही आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल जाएगा, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और ध्यान में ये बात रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गिर नेशनल पार्क है या गिर फॉरेस्ट है गुजरात के, वो एकमात्र प्लेस है दुनिया के अंदर जहां पर एशियाटिक लायन अपनी नेचुरल हैबिटेट के अंदर मिलता है, ठीक है। ये ओनली वर्ड से ना हम कई बार इसको गलत मार्क कर देते हैं, पर यहां पर नहीं है। इट इज द ओनली प्लेस वेयर एशियाटिक लायन इज फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और ये यूपीएससी इसके ऊपर स्टेटमेंट ऑलरेडी हमसे पूछ भी चुका है, तो इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस नेशनल पार्क को एज अ सेंचुरी स्टैब्लिश किया था 1965 के अंदर, फिर नेशनल पार्क बन गया ये 1975 के अंतर्गत। एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है मालधारी कम्युनिटी। अब ये यहीं पर गिर में रहती है और इन्होंने एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दिया है लॉयन के साथ। कहने का मीनिंग क्या, दोनों को यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, तो इन्होंने इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप सभी ने ना बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में वेरी श्योर सभी जानते होंगे। तो राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन एंटीलोप की बात कर लीजिए, ठीक है, या इवन ब्लैक बक की बात कर लीजिए, चिंकारा हो गया, ब्लू बुल्स हो गया। इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम किया बिश्नोई कम्युनिटी ने। सिमिलरली यहाँ पे मालधारी कम्युनिटी की जब हम बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर लॉयन के कंजर्वेशन के लिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इनके सेटलमेंट को नेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जानते हो, जो काठियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इको रीजन है, वहां पर ये इसका पार्ट है गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको 7 पेरिनियल रिवर्स देखने को मिल जाएंगी, जिनके नाम क्या है? हिरन, शतरुंजी, धातरवादी, शिंगोडा, मुचुंदरी, अंबाजल और रावल। साथ में यहाँ पे फ्लोरा की अगर हम थोड़ी बात करें तो टीक हो गया, दूधलो, खैर, बेर, देसी बवाल, दावदो, हरमो, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और फौना के अंदर डेफिनेटली ये तो जो हमने देखा ही लॉयंस के रिगार्डिंग ही, उसके अलावा मगर क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट हो गया, तो ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको गिर नेशनल पार्क भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था खारिफ क्रॉप्स के बारे में। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना बार बार यूपीएससी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको। जब मैं बात करता हूँ खारिफ क्रॉप्स की, तो खारिफ क्रॉप्स के अंदर मैं वो वाली क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना जो मानसून क्रॉप्स भी इनको बोला जाता है। सर मानसून क्रॉप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उस टाइम पे ग्रो कर जाती है जब थोड़ी बारिश स्टार्ट होने वाली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जून का महीना हो गया या फिर मई का महीना हो गया, उस टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल खुद सोचो कौन सी ऐसी चीजें ग्रो करते हैं, जैसे राइस हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीजें होती है ना खारीफ क्रॉप्स, ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं, बारिश के ऊपर। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, उस टाइम के अराउंड कहीं ना कहीं हम इसको ग्रो करते हैं। एंड फिर इसको अक्टूबर के अराउंड इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो राइस हो गया आपका, कुछ पल्सेस हो गया, ठीक है ना। आपके इनफैक्ट मिलेट्स वगैरह भी इस टाइम पे ग्रो किए जा सकते हैं। जो मेज हो गया, मक्की की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपका कॉटन हो गया, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया। ये तो ये सारे जो अलग अलग है ना, तो ये खारीफ क्रॉप्स के फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ एग्जांपल भी हमने देख लिए। तो पानी के ऊपर इनकी डिपेंडेंस रहती है। पानी हो गया, देखो रेनफॉल हो गया, प्लस साथ ही साथ थोड़ा जो वेदर होना चाहिए वो हॉट वेदर होना चाहिए। क्योंकि देख रहे हो जून से हम किसकी बात कर रहे हैं, जून से या मई से अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं खारीफ क्रॉप। तो सर ये बात चलो समझ गए। अब अगर इतना समझ गए हो तो आप खुद ही रियलाइज कर गए होंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। इसी तरह से आप जानते हो राबी क्रॉप्स के बारे में। जब बात करते हैं राबी क्रॉप्स की, इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। अब विंटर क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए ना क्योंकि कहीं ना कहीं अक्टूबर के राउंड हम इनको मतलब सो किया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली बाद में आप जानते हो अप्रैल के राउंड इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। अब रेनफॉल का यहाँ पर ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है जैसा खरीफ क्रॉप के अंदर हमें देखने को मिलेगा था। तो यहाँ पे आप जानते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वीट हो गया, ठीक है, आपके ग्राम, आपका जो पीस, आपके बार्ले, ठीक है। तो ये सारे आपको मेजरली, इसके अलावा इवन जो मस्टर्ड की बात कर सकते हो, नहीं हाँ मस्टर्ड भी की बात भी कर सकते हो, मस्टर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पल्सेस देखो दोनों जगह आ सकती है। पल्सेस आप
इसके अंदर भी इंक्लूड हो सकती हैं, खारिफ क्रॉप्स के अंदर भी कुछ पल्सेस को ग्रो किया जाता है, कुछ पल्सेस आपकी राबी क्रॉप के अंदर भी इंक्लूड कर ली जाती हैं, राइट। तो ये हो गया खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में। एक तीसरी कैटेगरी होती है आपकी जायद क्रॉप। जायद क्रॉप ना बीच का टाइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे टाइम के अंदर, जैसे मान लो मार्च से लेकर आपने जून के टाइम के बीच में इसको ग्रो कर दिया, ठीक है, बिटवीन राबी एंड खरीफ कहने का मतलब। तो यहाँ पर आपके कुछ फ्रूट्स हो गया, आपके कुछ वेजिटेबल्स हो गया, उस तरह की चीज़ों का हम जायद क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर जो ऑप्शंस थे खरीफ क्रॉप्स, इनमें कौन कौन सी होंगी? देखो आप तो इतना तो जान गए हो कि जो वीट है ना भैया वो राबी क्रॉप है, तो वीट को एटलीस्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। वीट को एलिमिनेट किया और तो आपके पास बी या सी में से ऑप्शन बना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि कॉटन, ग्राउंडनट और राइस ये डेफिनेटली आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं रहेगी तो आंसर तक पहुंचना थोड़ा आसान बन जाता है। अब आज के सेशन के बेसिस के ऊपर ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, चाहे आप काटसा की बात कर लो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री संथल वाला, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ठीक है आंसर, क्या गलत है। अब कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूँ। पहला रेबीज के रिगार्डिंग है, क्या कोई वैक्सीन इसके रिगार्डिंग डेवलप नहीं हुई अभी तक? सर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कल डिस्कस किया था ना कि इस रेबीज को वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में ही ये भी डिस्कस किया था कि एक जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आ सकती है, ठीक है, और ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। देखा था ना राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए वायरस, जो कहीं ना कहीं कहाँ पे होता है, जो आपका डॉग हो गया, आपका मंकी हो गया, कैट हो गया, इनके सलाइवा में हमें देखने को मिलता है, वहां से ये चीज कॉज हो सकती है। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। दूसरा, बंजारा कम्युनिटी क्या सिर्फ हमें कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगी? द आंसर इज फॉल्स अगेन, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका डेफिनेटली है, हरियाणा में भी आपको देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी बंजारा कम्युनिटी। तीसरा, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कलसुबाई पीक है। सर ये भी फॉल्स है, ठीक है। अरे हमने कल ही तो पढ़ा था गुरु शिखर जो पीक है इन माउंट आबू, वो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी फॉल्स है। रेबीज वायरल डिजीज आरएनए वायरस के द्वारा कॉज करी जाती है, बिल्कुल ये बात ट्रू है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। और पांचवा स्टेटमेंट, यूएसए क्या पहली कंट्री थी डे लाइट सेविंग टाइम को नेशनल लेवल पे यूज करने वाली? ये बात फॉल्स है। देखो नेशनल लेवल पे जब मैं बात करता हूँ ना, तो जर्मनी थी पहली कंट्री जिसने पूरी कंट्री वाइज नेशनल लेवल पे डे लाइट सेविंग टाइम को यूज किया था। अदरवाइज अगर पहली बार बात करूं किस पर्टिकुलर टाउन, शहर में था, तो वो थंडर बे था, ऑन्टारियो, कनाडा के अंदर उन्होंने सबसे पहले यूज किया था। तो टाउन ये था, बट अदरवाइज अगर हम बात करें कंट्री की तो इट वाज जर्मनी। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। सिमिलरली इन 5 क्वेश्चन का आंसर एनकार्ट्सा हो गया और हिस्ट्री हो गया, जो हिस्ट्री कटिंग क्वेश्चन था संथल रेबिलियन वाला, उसका आंसर भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ठीक है, क्या गलत है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।